हाँ जी, कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे और आप लोगों को न्यूमेरिकल पे ही छोड़ के गया था, पेज नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। दो क्वेश्चंस और हैं वहां पे, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आंसर अपने आप निकालने हैं, दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। पेज नंबर 30 से आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 30 से आज की क्लास शुरू करते हैं और वहां पे सवाल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, टू फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स। चलो ठीक है, टू प्रोटॉन्स, if the electrostatic force exerted by one on the another is equal to the weight of the proton, क्वेश्चन ही गलत है। if two protons, how far होना चाहिए था, how far apart two protons be, करेक्शन कर लीजिए, how far apart, कितने दूर हों दो चार्जेस। how far apart यानी कि आर हमसे पूछ रहे हैं, how far apart be the electrostatic be protons if the electrostatic force between them is equal to the weight of the electron. Now what is weight of electron? weight of electron किसके बराबर है? weight of electron force between two protons के बराबर है, force between two protons। अभी कितना फोर्स है दो प्रोटॉन्स के बीच में, वो वेट है, और वेट का फॉर्मूला होगा एम ई इंटू जी। एम ई का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्वेश्चन में बोला कि दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना फोर्स है, हमें पता है इनकी जो रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्यों? बिकॉज सेम नेचर के हैं, सेम नेचर में हमेशा रिपल्शन होता है। तो दो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जैसे कि सवाल में हमें दिया गया है। हमें बताना हाउ फार अपार्ट, अपने को आर निकालना है। तो सबसे पहले एफ की वैल्यू पूरी निकाल लेते हैं। दिस बिकम्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है और ये याद होनी चाहिए वैल्यूज। और जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। देखो आपका मन नहीं मानता, वैसे तो मन सबका यही मानता है जी की वैल्यू 10 ही ले लो, आसान लगती है, लेकिन वैसे 9.8 लेनी चाहिए। जनरली इन प्रकार के सवालों में सीबीएसई भी 10 ले लेता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। सो दिस बिकम्स 9.1 10 टू द पावर -30 न्यूटन। तो दिस विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो एज पर कूलम्बिक लॉ और एज पर कूलम्स लॉ, एज पर कूलम्स लॉ, the force between them is k q1 q2 by r square, is k q1 q2 by r square. The value of force that we have here is 9.1 10 to the power -30. The value of k we all know, देखो हमें नहीं बताया कौन से मीडियम में है, तो जब हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है तो हम एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस लेके ही चलते हैं। तो यहां पे f की वैल्यू निकालने के लिए, f की r स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे रीअरेंज कर लिया, q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और एक चीज और जो मैं बोलना चाहूंगा कि साहब यहाँ पे मॉड होता है, तो उसका हमेशा ध्यान रखना। ऑल दो प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो सही रहेगा, बिकॉज मॉड रिप्रेजेंट करता है कि सर मैग्नीट्यूड आएगा। इट विल, मॉड विल विल रिमूव द नेगेटिविटी, है ना। तो हमें भी अपनी जिंदगी में मॉड इस्तेमाल करना चाहिए। So if a function of a mod is always a positive value, तो यहां पे हम कभी भी नेगेटिव साइन का उपयोग नहीं करेंगे, ऑल्दो यहां पे तो दोनों ही प्रोटॉन पॉजिटिव ही हैं। तो चलो कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं, ऑल्दो आपको बाकी तो होमवर्क करना है, बट आर स्क्वायर बराबर किसके आएगा? ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस प्रोटॉन। तो चार्ज तो सेम ही है दोनों प्रोटॉन्स पे, तो Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी? Qp, है ना, या कुछ भी बोल सकते हो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इट इज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये हो जाता है कितना? ये हो जाता है 1.6 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों का था मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 9.1 10 टू द पावर -30। वैसे राउंड ऑफ में अगर मैं 9 को और 9.1 को काटना चाहूं तो काट सकता हूं, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि वैसे भी रूट में आंसर निकालना है।
तो आप देखोगे 1.6 आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे रूट है और बाकी पावर्स को सॉल्व करना है. सो दिस इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट योर फाइनल आंसर. और इसको आप अपने आप एक बार ट्राई करेंगे, इसका फाइनल आंसर पे आप अपने आप पहुंचेंगे. सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. इसको आप नोट कर ले और उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. बहुत सारे बच्चों को वेब एक्सेस करने पे, लेक्चर देखने में काफी डिफरेंसेस महसूस होते हैं. देखो ऑफलाइन क्लास में जो जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, जिस प्रकार की इंटरेक्शंस होती हैं और बहुत सारी एनर्जीज का एक्सचेंज होता है, ऑफ कोर्स वो ऑनलाइन में थोड़ा सा कम हो जाता है. थोड़ा सा इसलिए क्योंकि रेगुलरली मैं मिलने की कोशिश करता हूं. आज भी हमारी क्लासेस हैं, आज भी हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, आज भी मेरी फेस टू फेस इंटरेक्शन है कुछ बच्चों से, आज भी मैं लाइव आ रहा हूं दोपहर को. तो आप लोगों को मिलना जरूरी है. आप कोप में जाके बैठ जाओगे कि सर ऑनलाइन तो पढ़ना ही नहीं है, ये अभी कटु सत्य है, पढ़ना है. आप देखो दिल्ली के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया है. अभी इस चीज को सीरियसली लो कि हाँ सर ये करना है, मतलब ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन ही पढ़ना है अभी. लेकिन उस ऑनलाइन में ऑफलाइन का कैसा फील आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं. बुकलेट सामने लेके बैठे हुए हो, एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हो, मुझे मैसेजेस कर रहे हो, जो हमारी पुनीत फिजिक्स की जो ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, चैट सेक्शन में सवाल डाल रहे हो. मैंने व्हाट्सएप का आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, आप उस पर सवाल पूछ रहे हो. तो वो ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील है. देखो मैं मानता हूं जो बच्चे यूट्यूब पे या कुछ अलग एप्लीकेशन से पढ़े हैं, वहां पे आप टीचर को देख ही नहीं सकते, उससे बात ही नहीं कर सकते. यहां पे आपके पास प्लेटफॉर्म है कि सर अब सब ठीक रहता है, अगर आगे की थोड़ी सी कंडीशन और ठीक हो जाती है आप मिलने आ सकते हो, फेस टू फेस मिल सकते हो, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो. तो ऑनलाइन में ऑफलाइन का चूंकि फील है, इसीलिए क्लासेस हाइब्रिड क्लासेस कहलाती हैं. पैकेजेस से पढ़ाना एक अलग चीज है बच्चों. आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे चैनल पे किसी पे गए किसी के, और वहां लेक्चर देख लिया तो उन्होंने पढ़ाया, आपने नोट कर लिया, आपको पता नहीं कहां से शुरुआत हुई, कहानी कहां खत्म हुई. ये परफेक्ट फॉर्मेट है एक कि साहब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो ऑर्डर्ड है. बस एक एक इंटरफेस अलग है. तुम सामने नहीं बैठे हो, क्लासें तुम देखो, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं लेकिन क्लासें खाली पड़ी हैं. मतलब आप समझो मैं भी इस चीज में लड़ाई लड़ रहा होता हूं कि यार कोई बोलो तो सही. और आप लोगों ने जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन क्लास ली उन्हें पता है मुझे बड़ी बातें करने का मन करता है बच्चों से, इसलिए मैं लाइव इंटरेक्शन के लिए भी आ रहा हूं. आज भी 4 बजे हमारी क्लास है. तो आप लोगों को अपने मन को मजबूत बनाना होगा और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से क्लासेस लेनी होंगी. चलो, तो ये वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का आप आंसर अपने आप निकालेंगे. मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो पेज नंबर 31 पे है, पेज 31 पे. और जो सवाल यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा सवाल है. तो एक बार पढ़ते हैं सवाल क्या लिखा है. इसमें लिखा है टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force of 2 10 to the power minus 5 न्यूटन. तो कुछ इस तरीके से एक स्फीयर ये है A, दूसरा स्फीयर है ये B, and they are far apart. Let's suppose at a distance r, and the force between them is equals to 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन. इनके बीच का जो फोर्स है, एंड ऑफ कोर्स सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज आइडेंटिकल, यानी कि इस पे चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, यानी यहां पे रिपल्शन हो रहा है. इन्होंने कहा अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज, मेरे साथ साथ पढ़ा करो, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच्ड विद A and then placed at the midpoint of A and B. ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का भी है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है. हमें सवाल किया गया कि एक थर्ड स्फीयर C जो कि अनचार्ज है, उसको मैं इसके साथ लेके आया, यहां लेके आया, C यहां पे टच करा दिया, अनचार्ज है. अभी अगर ये स्फीयर C अनचार्ज है तो ऑफ कोर्स इन दोनों चार्जेस के, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होगा. पहले इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 0 है, तो दे विल अचीव एन एवरेज ऑफ Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि Q बाई 2.
यानी थोड़ी देर बाद इस पे चार्ज की वैल्यू Q से हटके Q/2 हो जाएगी और यहां पे 0 से हटके Q/2 हो जाएगी। और यहां पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे चार्ज Q का Q ही है। सवाल हमें बोला गया कि जब उसको थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को C को A के साथ टच किया, उसको A और B के मिड पॉइंट पे रख दिया, इसका मतलब जो सेकंड सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सेकंड सिनेरियो जो है वो इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए हमारे पास स्फीयर A यही है जैसे वो रखा हुआ था, इस पे चार्ज Q/2 हो गया है। दूसरा जो स्फीयर है B, उस पे चार्ज Q है, और जो थर्ड स्फीयर है वो यहां पे बीच में प्लेस कर दिया है, और इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है Q/2, इस पे चार्ज है Q/2। तो ये C स्फीयर है, उस पे चार्ज है कितना, Q/2, और ये मिड पॉइंट पे रख दिया। अगर मिड पॉइंट पे रख दिया तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, R/2। यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, R/2। तो सवाल में बोला गया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन C पे नेट फोर्स कितना होगा। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, और कुछ बातें तो बोली जाती है ना, उनका रूल बना दिया करो। जैसे लास्ट क्लास में बात हो रही थी कि अगर मान लो किसी पॉइंट चार्ज पे या किसी स्फीयर पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो फोर्स के वेक्टर उस वाले पॉइंट पे लगाए जाते हैं। यानी इसकी वजह से इसके ऊपर कहां फोर्स लगेगा। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ पॉइंट डायग्राम आउट ऑफ दिस कि साहब ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया। इस पे चार्ज है Q/2, इस पे चार्ज है Q/2, और इस पे चार्ज है कितना, Q। ये डिस्टेंस है R/2 और ये भी डिस्टेंस कितना है, R/2। पॉइंट इज इसके ऊपर नेट फोर्स कहां लग रहा है, तो इसके ऊपर वेक्टर बनाने होंगे। किसके ऊपर, C के ऊपर वेक्टर बनाने हैं। जिस जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उस चार्ज पे वेक्टर्स बनाना शुरू कर दो। तो ऐसे ही हमने यहां पे किया, यहां पे इस पॉइंट पे यहां पे इसकी वजह से रिपल्शन होगा। सो आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, इट इज FA फोर्स ऑन C ड्यू टू A। एंड सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पे रिपल्शन होगा, तो यहां क्या बनेगा, ये बनेगा FB फोर्स ऑन C ड्यू टू B। You can clearly see here there are two forces acting FA and FB on C, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। देखो दोनों बराबर हो जाएं तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लास्ट क्लास में बातें हुई हैं ऐसी, लेकिन चूंकि मुझे Q पे नेट फोर्स निकालना है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं लिखता हूं नेट फोर्स ऑन C इज रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FB। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो FB होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर फोर्स होगा, तो उसके लिए हम लोगों को FA और FB निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FB दैट बिकम्स एक्चुअली FA माइनस FB। आप ये काम और भी कर सकते हो कि आप FA और FB को पहले अलग से निकाल लो, पहले अलग से निकाल लें। चलिए काम करते हैं, उन्हें पहले अलग से निकाल लेते हैं। इसको हटाता हूं सबको, है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन था मैं वो भी लिख लेता हूं ताकि मेरे को आगे वो काम आए। जो मेरे पास गिवन थी वैल्यू, हमारे पास गिवन क्या है कि वो इन दोनों के बीच का जो पहला फोर्स था वो था 2 × 10⁻⁵। सो फोर्स बिटवीन A एंड B, फोर्स बिटवीन A एंड B इनिशियली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो जो फोर्स था जिसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 × 10⁻⁵, उसका फॉर्मूला होगा KQ, बिकॉज इस पे इनिशियली चार्ज कितना था, Q था, इस पे भी चार्ज कितना था, Q था। तो KQ × Q हो जाएगा डिवाइड बाय R²। तो ये हमें गिवन था जो मैंने अभी हटा दिया। अभी क्योंकि मुझे मालूम है कि जो C के ऊपर जो नेट फोर्स है बच्चों, वो FA और FB का रिजल्टेंट निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले FA निकाल लेते हैं, फिर FB निकाल लेते हैं। तो उनमें से कौन सा बड़ा है वो देख के उनमें आपस में माइनस कर देते हैं। सही है क्या। तो मैं लिख लेता हूं फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A का मतलब हो गया FA। तो FA का वैल्यू कितना हो गया, KQAQC डिवाइड बाय RAC का स्क्वायर। यानी क्या है, A और C पे जो चार्जेस हैं डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। यानी कितना हो गया,
क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू, दैट इज क्यू बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर बाई टू का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? अरे क्यू ए का मतलब क्या हो गया? क्यू ए का मतलब हो गया यहाँ पे जो फोर्स है, क्यूसी का मतलब क्या हो गया? जो यहाँ पे जो फोर्स है, और आर सी का मतलब क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सही है। तो अभी अभी मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। ये आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर सॉल्व करके। नाउ सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, बी की वजह से फोर्स कहां लग रहा है? साफ दिखाई दे रहा है। बी की वजह से, इसकी वजह से फोर्स कहां लग रहा है? इधर लग रहा है, इधर। अच्छा, अगर इसका फॉर्मूला लिखूंगा एफ बी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? हो जाएगी के क्यू सी और क्यू बी डिवाइड बाय आर ऑफ सी बी का स्क्वायर। वैल्यू डाल देता हूं, क्यू सी की वैल्यू, क्यू सी तो मतलब क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू मल्टीप्लाई बाय क्यू बी की वैल्यू कितनी है? क्यू बी की वैल्यू कितनी है? क्यू क्यू डिवाइड बाय कितना आएगा? आर स्क्वायर बाय फोर, यानी ये आ जाएगा टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला आ गया टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब साफ है कि हमारा जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा? नेट फोर्स ऑन सी क्या आएगा? दैट विल बी एफ बी माइनस ऑफ एफ सी, एफ बी माइनस एफ सी, बिकॉज एफ बी बड़ा है, ये बड़ा है, इधर वाला फोर्स जो है वो लार्जर है। सो नेट आंसर कितना आ गया? ये आ गया टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? टू टेन टू द पावर माइनस फाइव, टू टेन टू द पावर माइनस फाइव न्यूटन, टू टेन टू द पावर माइनस फाइव न्यूटन। तो ये मेरा आंसर आ गया नेट फोर्स का। और डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिना डायरेक्शन के वैसे भी नहीं छोड़ सकते हो, तो कहां से कहां आएगा? फ्रॉम बी से सी, है ना? ऐसे अलोंग बी से, बिकॉज इधर से इधर लग रहा है ना नेट फोर्स। सो क्या लिख दूंगा इसको मैं? अलोंग, अलोंग बी सी, अलोंग बी सी, ठीक है ना? बी से सी। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट कर लो। अगला शुरू करते हैं। कभी आपको टाइम कम लग रहा हो कि नोट करने का टाइम कम है, तो आप वीडियो को पॉज करके तो आराम से नोट कर लें। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑनलाइन क्लासेस का, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपके पास वो लेक्चर एक तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम नहीं है। अगर आप एक टाइम बांध लें कि रोज मेरे को 5 बजे ही पढ़ना और हमारा लेक्चर लेट्स सपोज 3 बजे आता है, तो आप अपना डे जो है शेड्यूल कर सकते हैं। और दूसरा, वो हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, आप फटाफट लिखना है। क्लास में तो ऐसा होता ही है कि जितना टाइम दिया जाता है उसमें लिखना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। आराम का मतलब ये नहीं कि चिल करके मतलब बैठे हुए, मतलब हाँ, आराम से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ऑनलाइन क्लासेस ठीक है सर, मुश्किल होती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म जिस तरीके का हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा है, अगर ऐसा हो तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी। चलिए जी। सो मैं अगला सवाल करा रहा हूँ, और इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको रब नहीं करूंगा। आप अगर इसको लिखना चाहें जो मैं आगे लिखवा रहा हूँ, तो आप इसको इसी पेज पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, यहीं पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पेज पे। मैं सवाल शुरू कराता हूँ आपको। चलिए, तो मान लीजिए यही सवाल ले लेते हैं इसी प्रकार से, बिकॉज किस तरीके से सवाल बनेगा मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, तो एक्चुअल वैल्यूज मेरे पास नहीं है, मैं आपको सर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक स्फेयर है, चार्ज है इस पे क्यू, और एक दूसरा स्फेयर है, इस पे भी चार्ज है क्यू, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम वो है कितनी? वो है के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही बात है सर, अगर इनके बीच का डिस्टेंस आर है और इनके चार्जेस जो है वो क्यू क्यू है, तो के क्यू इंटू क्यू, यानी कि मैं इसको सीधा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मान लीजिए 6 × 10⁻⁻⁵ न्यूटन है। मान लेते ऐसा है, ठीक है।
अब हमें बोला गया, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको एनसीईआरटी के रेफरेंस से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइनों में बातें लिखी होती और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरी क्लास की। मैं आपको पहली क्लास में भी बोला था, ओरिएंटेशन क्लास में भी ये बोला था, मेरी क्लास को ना ऐसे समझ के मत पढ़ा करो कि ये सवाल एग्जाम में आएगा। आप ये समझा करो कि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ऐसे थोड़ी ना हवा में बात चल रही है। मतलब वो जो पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, बट लाइनों में लिखा है, एनसीईआरटी की लाइनों में है, क्वेश्चनों में है, छुपी हुई बातें हैं ये। तो सवाल सवाल क्या है, मैं सवाल पे आ जाता हूं। सवाल ये है कि अगर मैं दो स्फीयर यूज कर रहा हूं ए और बी, जिन पे चार्जेस जो हैं वो क्यू क्यू है, मैं एक अनचार्ज स्फीयर उठा के लेके आया, अनचार्ज स्फीयर, और इसके साथ में रख दिया, अनचार्ज स्फीयर सी के साथ में से रख दिया। अभी मैंने पढ़ा कि जब एक अनचार्ज स्फीयर मैं इसके साथ में लेके आया और इसके साथ में रख दिया, तो इनके बीच में चार्जेस का एक्सचेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे जीरो है। सो दे विल डेफिनेटली अचीव एन एवरेज, जो कि है जीरो, क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, यानी कि क्यू बाई टू। यानी थोड़ी देर बाद इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा क्यू बाई टू, और इस पे जो चार्ज होगा वो भी हो जाएगा क्यू बाई टू। सही है, यहां तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था। अब किया क्या गया, एनसीईआरटी ने जो अपनी लाइनों में छुपाया हुआ होता है, या जो एनसीईआरटी बताना चाहती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्यों पढ़ो, उन्होंने कहा कि ये जो स्फीयर सी है ना, उसको उठा के बेटा यहां से लेके अब बी के साथ कांटेक्ट में रख दो। तो समझ रहे हो, इनिशियली इन दोनों स्फीयर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था वो इतना था। एक अनचार्ज स्फीयर लेके आए सी, अनचार्ज स्फीयर लेके आए, इसका मतलब उसके पास चार्ज जीरो था, ए के साथ कांटेक्ट में रख दिया। ए के साथ कांटेक्ट में रखने के बाद इनके बीच में क्या हुआ, चार्जेस का एक्सचेंज हुआ, और थोड़ी देर बाद इन्होंने यहां पे क्यू बाई टू अचीव कर लिया और यहां पे भी क्यू बाई टू अचीव कर लिया। उसके बाद इस सेम स्फीयर को, जिसपे चार्ज अब सी बाई टू हो चुका है, उसको उठा के लेके गए और बी के साथ कांटेक्ट में रख दिया। यानी ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है ना। अब हम सेकंड फेज पे आ गए हैं। तो सेकंड फेज में उन्होंने क्या किया कि ये स्फीयर है ए, जिसपे हमने चार्ज एक्वायर कर लिया है क्यू बाई टू, आर डिस्टेंस की दूरी पे दूसरा स्फीयर रखा है बी, इस पे चार्ज है ऑलरेडी क्यू, और अब जो सी स्फीयर है उसको उठा के इसके साथ कांटेक्ट में रख दिया, और उस पे जो चार्ज है वो है क्यू बाई टू। समझते हो, अब इनके बीच में दोबारा से एक्सचेंज होगा, तो बताओ इन दोनों पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एवरेज अचीव होता है, यानी कि Q प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय टू, यानी कि कितना आ गया, आ गया 3Q डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय टू, यानी कितना आ गया 3Q बाय फोर। यानी दोनों पे 3Q बाय फोर, 3Q बाय फोर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यानी थोड़ी देर बाद इस पे चार्ज आ गया 3Q बाय फोर, और इस पे भी चार्ज आ गया कितना 3Q बाय फोर। अल्टीमेटली हमने C को हटा दिया और सवाल किया गया, बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स बिटवीन A एंड B नाउ। तो फाइनली जो थर्ड फेज, अगर हम इसको बोल सकते हैं, फाइनली हम लोगों ने क्या किया, फाइनली हम लोगों ने किया कि ए और बी है बस अब आमने सामने, और सी को हमने हटा दिया। यानी इस पे चार्ज है क्यू बाई टू, इस पे चार्ज है 3Q बाई फोर। डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया, ए और बी के बीच में न्यू फोर्स निकालना है। तो क्वेश्चन बन गया फोर्स बिटवीन ए एंड बी नाउ, और यू कैन से न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें नेट फोर्स अब निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए सर फॉर्मूला तो वही है, एफ बराबर किसके, के इसका चार्ज विच इज क्यू बाई टू, मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज यानी कि 3Q बाय फोर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। यानी कितना आ गया के, आ गया क्यू बाई टू, क्यू बाई एट हो गया ये। तो मैं इसको लिख लेता हूं 3/8 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हमें मालूम है। तो हमारा जो न्यू फोर्स आ गया, लेट मी राइट दिस एफ डैश, और जी अलग भी बात हो जाएगी, हो जाएगा 3/8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर है। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो समझनी ये
कि ऐसा करके हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन के मैग्नीट्यूड को तो बदल दिया, लेकिन उसके नेचर को हम नहीं बदल पाए। तो मैं लिख सकता हूं हेयर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रादर, हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंजेस बट नेचर रिमेन सेम, बट नेचर रिमेन सेम, बट इनका नेचर सेम रहता है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बना रखा है, लाइनों में छुपा रखा है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज सीबीएसई 2022 के लिए इसे मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल ले रहे हैं, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, देखो जब मैं कोई सवाल होमवर्क देता हूं ना लोगों को, तो उसे करा करो यार अपने आप। जैसे लास्ट क्लास में, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है, नहीं किया तो वीडियो पॉज कर ले, लिख ले, फिर आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.7 एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 पे हूं मैं, इसके बाद 26 पे आ रहा हूं, फटाफट इसे नोट कर लो। मैं पेज नंबर 26 पे आ रहा हूं इसके बाद। चलिए, सो पेज नंबर 26 पे मैं आ गया हूं। पेज नंबर 26 पे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और चूंकि हम लोगों ने वेक्टर का सुपरपोजिशन 11th क्लास में पढ़ लिया है। वेक्टर का सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? मान लो एक वेक्टर है फोर्स का यहां पे F1, एक वेक्टर का फोर्स है यहां पे F2, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये हमारे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है, पढ़ रखा है वेक्टर एनालिसिस 11th क्लास में यार। तो इसको सुपरपोजिशन लॉ भी बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल और एट एनी पॉइंट एट द सेम टाइम, देन द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वेक्टर सम। ये रिमेंबर एक वर्ड यूज किया था वेक्टर सम सेकेंड लेक्चर में। जो क्वांटिटी स्केलर होती है उसका स्केलर सम लिया जाता है, और जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसका वेक्टर सम लिया जाता है। सो यहां पे बिकॉज हम लोग फोर्सेस की बात कर रहे हैं और फोर्सेस वेक्टर होते हैं, तो उनका वेक्टर सम किया जाता है। और वेक्टर सम दो प्रकार से किया जाता है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और बात दोनों में एक ही जैसी होती है। ठीक है ना? तो चलो, ये तो सब आपको आता है बच्चा लोग। अगला सवाल जो मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी का है, उसमें बोला है कि कंसीडर थ्री चार्जेस क्यू क्यू माइनस क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं यहां से भी ड्रॉ करता था, सुंदर बनता बड़ा, बट मेरे पास फिगर ही नहीं है। ओहो, मिल तो गया जी। चलो जी, तो ये हमारा मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओ दिख ही नहीं रहा है, दफा करो बाई बनाएगा अपने आप। ये लो जी, ये दिख रहा है, हाँ ये ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड में एल ले लेता हूं। यहां पे चार्ज रख दिया है मान लीजिए माइनस क्यू, यहां पे चार्ज रख दिया है प्लस क्यू, और यहां पे चार्ज रख दिया है प्लस क्यू। यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहां पे चार्ज है प्लस क्यू। हमें बोला है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। फॉर दैट वी नीड टू नेम द चार्जेस एक्चुअली। तो इसको मैंने बोल दिया Q1, इसको बोल दिया मैंने Q2, और इसको बोल दिया मैंने Q3। तब एक एक करके निकालते हैं। अच्छा, मुझे मालूम है इस चार्ज पे दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये लगा रहा है Q2, अपने तरफ खींच रहा है या रिपेल कर रहा है? आप देखो, अपने तरफ खींच रहा है, रिपेल कर रहा है, ऑफकोर्स रिपेल कर रहा है। देखो ये ऐसे ले जा रहा है, इसको धक्का मारेगा, ये होगा क्या? F2 होगा, समझो मेरी बात।
जिस चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना होता है, आपको उसके ऊपर वेक्टर बनाना होता है। तो चूंकि आपको 1 पे Q1 पे फोर्स निकालना था, तो 1 के ऊपर ऐसे वेक्टर बना दिया और उसका नाम रख दिया हमने F2, क्योंकि ये किसकी वजह से फोर्स है? फोर्स ड्यू टू 2 है। कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कई किताबों में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज F12। 12 12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन चलो थोड़ा सा सिंपल रखते हैं भाषा ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है वरना। तो इसका नाम सिंपली रख दिया हमने क्या? F2। अच्छा बताओ, इस Q1 चार्ज को जो कि पॉजिटिव है, उसको Q3 वाला चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा ना, खींचेगा, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यानी कि इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे। सही है क्या? इसका नाम हो जाएगा क्या? F3। इनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है वो 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सिमिलरली इसकी बात कर लेते हैं, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? देखो, Q1 इसको धक्का मारेगा, यानी कि इस पे फोर्स एक ऐसे लगेगा, इसका नाम रख देता हूं मैं F1। F1 बोले तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है। सही है। सिमिलरली ये जो 3 वाला है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी इसके ऊपर F3 ऊपर की तरफ भी लगेगा एक, तो F3 यहां पे भी लग रहा है, ये F3। और यहां पे एंगल अगेन कितना है? 120 डिग्री है। फिर बात करते हैं इसकी Q3 की। Q3 कहां कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आप देखो, Q3 जो है वो नीचे यहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और Q3 यहां भी फोर्स नीचे एक्सपीरियंस करेगा। समझो इस चीज को। क्यों? बिकॉज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे तो अपनी तरफ खींचेगा, ये बना देगा अपने आप को क्या? ये बनाया गया F1, बिकॉज 1 की वजह से है, और ये 3 की वजह, ये 2 की वजह से, तो उसको बोल दिया हमने F2। तो ये मैंने सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए जो कि हर चार्जेस पे लग रहे हैं, जो हर चार्जेस पे हमारे वेक्टर्स लग रहे हैं। अब आप ये देखो, चाहे मैं F1 की बात करूं, चाहे मैं F2 की बात करूं, चाहे मैं F3 की बात करूं, चाहे जैसे देखो ऐसा है ना, देखो F3 इस पे भी लग रहा है और F3 इस पे भी लग रहा है, F2 यहां पे भी लग रहा है, F2 यहां पे भी लग रहा है, F1 यहां पे भी लग रहा है, F1 यहां पे भी लग रहा है। लेकिन जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सेम चार्ज, इक्वल चार्जेस के बीच में लग रहे हैं। भाई इसके और इसका चार्ज सेम, इसका और इसका चार्ज भी सेम, माइनस साइन तो लेते नहीं बिकॉज कूलम्स लॉ में सेम होता है। तो जो F1, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? तीनों का सेम ही होगा। मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड्स आर सेम। इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो सेम होगा। F1 का, F2 का, F3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो वो निकाल लेते हैं, कितना मैग्नीट्यूड होगा? ये होगा K Q इंटू Q, बिकॉज साइन तो लेना ही नहीं, प्लस माइनस। तो एक का चार्ज चाहे इस पेयर की बात कर ले, चाहे इस पेयर की बात कर ले, चाहे इस पेयर की बात कर ले, 400 सेम सेम ही होंगे। तो K Q इंटू Q डिवाइड बाय L स्क्वायर कितना आएगा? K Q स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो चाहे इसकी बात करें F2 की, चाहे F3 की बात करें, चाहे इस F2 की बात करें, चाहे इस F1 की बात करें, चाहे इस F1 की बात करें, चाहे इस F3 की बात करें, सबका फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब बात रहेगी सब पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने की, इन पे सब पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने की बात रह गई। तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपन 1 पे। तो यहां लिख लेता हूं मैं नेट फोर्स ऑन Q1। तो देखो जरा, नेट फोर्स ऑन Q1 किसकी वजह से आएगा? रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F2। दैट इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ F2 and F3. How will you calculate resultant? R equals to under root of F2 square plus F3 square plus 2 F2 F3 cos 120। समझ रहे हो क्या है रिजल्टेंट? F2 F3 का रिजल्टेंट है। इस पे नेट फोर्स कहां लग रहा है? इस पे नेट फोर्स एक्चुअली यहां लगेगा कहीं, देख रहे हो ऐसे। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना? अंडर रूट F1 F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर एंड सो ऑन दिस। अब cos 120 की वैल्यू तुम्हें याद है -1/2 होती है। तो सॉल्व वॉल्व करोगे सारा, F2 की वैल्यू F1 की वैल्यू सबकी डाल दोगे, तो आंसर निकल कर आएगा K स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ये निकल कर आएगा आंसर, रिजल्टेंट का आंसर ये निकल कर आएगा। बट पॉइंट है कि डायरेक्शन भी चाहिए, एंगल भी चाहिए। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी आप दो आइडेंटिकल वेक्टर्स को डील करते हो, लास्ट क्लास में कहीं भी बात हुई थी हमारी, जब भी आप दो
आइडेंटिकल वेक्टर्स को डील करते हो, जैसे कि F3 और F2 आइडेंटिकल है बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट जो है ना वो बीच में से एंगल को काटता हुआ जाता है, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो इसका आंसर लिख देता हूं 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक आंसर आ गया आपका। नाउ सेकंड बात कर लेते हैं, नेट फोर्स ऑन Q2। इस पे आ जाता हूं। नो यहां किसका रिजल्टेंट आएगा, यहां आएगा रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। कैलकुलेशन सबको सेम रहेगी। आर कितना आ जाएगा, आर आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F3 इंटू कॉस 120 डिग्री। सब कुछ कैलकुलेशन सेम रहेगी। आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। कुछ सेम कॉपी कट कैलकुलेशन है ना यार। और इनका रिजल्टेंट भी कहां आएगा, ऐसे आएगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे लिख लेता हूं। दो मेरी कैलकुलेशंस हो गई हैं। क्या बचा है बताओ, दो आंसर निकाल दिए, क्या बचा है, अभी बचा है क्या, नेट फोर्स किस पे निकालना है, अभी नेट फोर्स निकालना है अब इस पे Q3 पे, तो नेट फोर्स ऑन Q3, नेट फोर्स ऑन Q3, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट किस किस का, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F1, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री बिकॉज यहां 60 डिग्री है, इन दोनों में 120 था, तो आंसर निकल कर आएगा, जब सॉल्व करोगे आएगा √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। मैथ ही तो है, सही है। और चूंकि अभी भी आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बीच में से काटता हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री फ्रॉम ईदर साइड, 30 डिग्री फ्रॉम ईदर साइड। ये मेरा आंसर है। तो अगर आपके बुकलेट में आप देखोगे तो आंसर तो ऑलरेडी पहले से लिखे हुए थे, मैग्नीट्यूड। अच्छा, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच फोर्स लिखा, ईच चार्ज लिखा है, तो मैंने इसलिए इसके साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करी है ना, ये डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करी हुई है मैंने। मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन इजी था, फिर भी कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये आप लोगों ने 11th क्लास का यूज किया है ना, और मैंने इसको पूरा पूरा समझाया, आप लोगों को समझ में आता है, रिजल्टेंट तो आपको समझ में आ रहा है, तो इतना इस क्वेश्चन के लिए बहुत है। आगे एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल आप इसको प्लीज एक बार नोट कर लें, और फिर मैं शुरू करता हूं जो अपना आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें आप, कहीं पे भी देखो देखो हो सकता है, देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो हो सकता है कि मैं एज्यूम कर लूं, ये प्री एज्यूम कर लूं कि सर ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओ, मिलने आओ, जब लाइव क्लासेस हो रही है तो बोलो। अभी कल रात को मैं 10 बजे लाइव गया हुआ था, बड़ा मजा आता है वैसे रात को लाइव लेने में, बड़ा आराम होता है, बिकॉज किसी की कोई क्लास क्लैश नहीं कर रही होती है एंड ऑल। तो बच्चों ने मुझे वो सवाल पूछे जो क्लास में मैंने एक्चुअली डिस्कस कर रखे हैं, न्यूमेरिकल बता रखे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव है ही वो रिपीट ही तो करना है उसको। यही इसीलिए तो कह रहा हूं कि डाउट सेशन अटेंड करो और कंटिन्यूटी में आओ। आज लेक्चर आया तो आज लेक्चर देखना बनता है तुम्हारा। ऐसा नहीं कि चलो आज लेक्चर आ गया तो कल शाम को देख लेंगे, तो फिर कल शाम को क्लास आ जाएगी, उसकी डॉट क्लास निकल चुकी होगी। तो देखो आपके ऊपर बहुत बहुत दामोदर बेसिकली आपके ऊपर है। हमारे यहां से जब आप पोर्टल पे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाओगे तो हम आपको एक एक चीज के लिए ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास जो पोर्टल है उसमें मेरे पास हर एक चीज का ट्रैक है, आपकी हर गतिविधि का ट्रैक है, कि सर आप लेक्चर कब देख रहे हो, आपने नहीं देखा है तो मुझे पता चल जाएगा। तो आप, मैं ये नहीं कहता कि आपको डंडा मार के पढ़ाऊंगा यार, इतने इतने समझदार लोगों, सयाने लोगों, प्यार से माने लोगों, तुम प्यार की मुरीद हो, मैं कहता हूं हमेशा। तो आपको जबरदस्ती थोड़ी ना करवा सकता हूं मैं। तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान रखो कि आपके ऊपर दामोदर है। क्यों आपके पेरेंट्स आपको बार बार बोले कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कर। मैं कह रहा हूं अपने आप सीखो। जिंदगी आपको समझ में तब आएगी जब आप अपने ऊपर जिम्मेवारी लोगे कि हाँ सर और आपके तो और कोई जिम्मेवारी है ही नहीं पढ़ाई के अलावा।
तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है जी। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। एक टॉपिक हम लोग लास्ट ले रहे हैं, कूलम्स हम लोग खत्म कर चुके हैं और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। सो एक टॉपिक है, यह है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो आपको आनी चाहिए। ये आपके पैकेजेस के पेज नंबर 16 पे है, आप पेज नंबर 16 निकाल लीजिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम सॉरी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई सेड ओम्स लॉ, गलत बोल दिया। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए थोड़ा सा वेक्टर थोड़ा सा आना चाहिए, जो कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो आपने सुना होगा 11वीं कक्षा में कि किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका डायरेक्शन। तो ए वेक्टर को जनरली हम लिखते हैं ए इंटू ए कैप, यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ए कैप इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट वेक्टर दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और ए क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि मैंने बोला कि एक फोर्स है 25 आई कैप न्यूटन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब एक फोर्स है 25 न्यूटन का, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है। मान लो हमने लिख दिया इसको -25 आई कैप, तो मैग्नीट्यूड तो 25 हो नहीं सकता। तो फोर्स जो लग रहा है अभी भी 25 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन कहां लग रहा है? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देख रहे, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, आपके इस तरफ। तो हर वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। अब मैं मान लीजिए बात कर रहा हूं दो चार्जेस की, यहां पे Q1 है और यहां पे दूसरा चार्ज है Q2। मान लो इनका सेम नेचर है, तो ये यहां रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ऐसे, और ये यहां रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ऐसे। Q2 पे जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, और Q1 में फोर्स जो है वो ऐसे लगेगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप देखो जरा, ये डायरेक्शन लिख दी मैंने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और सिमिलरली इसको क्या बोल सकता हूं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आप देख रहे हो, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन समझो। एनसीईआरटी जब खोल के देखोगे ना, तो उन्होंने वेक्टर नहीं बना रखे। उन्होंने F21 के ऊपर वेक्टर नहीं बनाया हुआ, उन्होंने बस F को ही बोल्ड कर दिया है। और ये भी एक नोटेशन है। कई चीजें ना पढ़ते पढ़ते समझ में आती हैं कि साहब एक साथ बता दो, नहीं होता, धीरे धीरे समझ में आएगी। हमारी एनसीईआरटी में F21 के ऊपर जैसे मैंने बनाया ना, यहां पे उन्होंने वेक्टर नहीं बना रखा, उन्होंने उसको बोल्ड कर दिया। तो बोल्ड कर दिया बराबर है उसके ऊपर वेक्टर बना दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात यह चल रही है कि इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे। देखो, दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा मैं और बेसिक में चला जाता हूं, तो शायद आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। इमेजिन करो कि मेरे पास एक 2D प्लेन है। यहां पे हमने रखा हुआ है लेट्स सपोज Q1, और यहां पे रखा हुआ है लेट्स सपोज हमने Q2। इसका यहां से लेके यहां ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, और इसका यहां से लेके यहां ओरिजिन से डिस्टेंस ये है। डॉटेड बनाते बनाते सॉलिड बना दिया, डजंट मीन उसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस ऐसे बन गया मुझसे। इसको हम लोग बोल देते हैं R2, और इसको हम लोग बोल देते हैं R1, वो भी वेक्टर के साथ। इसका मतलब R1 एंड R2 आर द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम द ओरिजिन। And as R1 vector and R2 vector are representing position of a charge from the origin, therefore R1 vector and R2 vectors are called
पोजीशन वेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जो दो वेक्टर्स ओरिजिन से किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का डिस्टेंस बता देते हैं, उनकी पोजीशन बता देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब जो अब जो दो वेक्टर जो 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 वेक्टर दो चार्जेस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, अगर आपकी पोजीशन ओरिजिन से बताई गई है तो वो वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, और अगर आपकी पोजीशन एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के टर्म्स में बताई जाती है तो उस वेक्टर को पोजीशन की जगह नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोबारा सुन लो भाई, R1 और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर्स हैं। और अगर मैं बोलूं कि साहब 1 2 से कितना दूर है, 1 2 से कितना दूर है, या फिर 2 1 से कितना दूर है, 1 2 से कितना दूर है या 2 1 से कितना दूर है, तो यहां से लेके यहां का जो वेक्टर है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दो चीजें आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले समझनी है कि पोजीशन वेक्टर कौन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है। एक ऐसा वेक्टर जो आपके पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दे, उसको बोल दिया पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो आपके एक चार्ज को दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में वो कहां है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं। दोबारा से डायग्राम को बना रहा हूं बिकॉज उसकी हेल्प चाहिए होगी मुझे, और इसकी हेल्प मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा रहा हूं। अगर आपको किसी को नोट करना तो नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक 2D प्लेन है, और यहां पे मेरे पास ये हमारा एक चार्ज है Q1, और दूसरा जो चार्ज है हमारा, ये है चार्ज बच्चों Q2, है ना। ये मुझे पता है R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। अब मुझे पता है 1 और 2 के बीच में होगा रिपल्शन। अगर 1 और 2 के बीच में रिपल्शन होगा तो बताओ, 1 2 की वजह से यहां जाएगा ऐसे भागता हुआ, इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एंड सिमिलरली 2 1 की वजह से यहां जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F12 ऊपर हो गया और F21 नीचे हो गया। F12 मतलब हो गया क्या? इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन 1, या फिर आप Q1 बोल सकते हो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। साफ दिखाई दे रहा है साहब, रिपल्शन तो होगा, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस तो लगेंगे ही। अब हमें F12 और F21 की वैल्यूज बतानी है, ध्यान लगाना। F12 when I'm writing, F12 when I'm writing, so this becomes K Q1 Q2. Of course we must write a mod here, लेकिन चूंकि मैं mod नहीं लगा रहा हूं तो अंडरस्टूड फैक्ट है कि वो mod होगा। लो, हम लोग अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं कि वो mod होगा। सो अगर मैं बोल रहा हूं F12 की वैल्यू कितनी है, जो कि यहां लग रही है, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अब सवाल ये है R इन दोनों में से कौन सा लेना है। आप देखो, ये है 1 की पोजीशन कहां है विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब इसकी बात चल रही है। यानी कि मैं यहां क्या लिखूंगा, 1 कहां है 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहां जाएगा R12 स्क्वायर, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए लगा दिया R12 कैप। बिकॉज किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, ये सारा उसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा F21, ध्यान लगाना बच्चों, F21 का फॉर्मूला कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अब बात कर ली किसकी, इसकी। तो इसकी पोजीशन कहां है इससे, तो उसके लिए जो डिस्टेंस लूंगा वो कौन सा लूंगा, R21 के हिसाब। 2 कहां है 1 के हिसाब से, तो यह जाएगा R21 का स्क्वायर, R21 का कैप। आप समझो इस चीज को। अगेन वही, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। तो ये मेरे पास जो आ गई आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूं। अब आप देखें कि जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ए वेक्टर अगर कोई है, ए अगर कोई वेक्टर है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन।
यानी अगर कोई डायरेक्शन निकालनी है तो उसके वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना पड़ता है। अगर आपको यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना है तो आपको उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। तो फॉर द सेम रीजन अगर मैं यहां पे R12 की जगह रिप्लेसमेंट करूंगा कि समय R12 की जगह मैं क्या डालूं, तो ये बन जाएगा बच्चों F12 वेक्टर किसके बराबर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। और R12 कैप को इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी ये बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 क्यूब R12 वेक्टर। तो ये मैंने अपना आंसर आपको बताया इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर और ये मैंने आपको बता दिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे F21 को रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस बिकम्स K Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 सॉरी R कितना हो जाएगा ये R21 स्क्वायर और यहां आ जाएगा R21 का वेक्टर डिवाइड बाय R21। देखो ना ये तो आएगा है ना, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 क्यूब R21 वेक्टर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। तो ये जो मैंने आपको रिजल्ट बताए हैं दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो पहले आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए और उसके बाद में इस पे थोड़ी और बातें हैं वो बताता हूं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। चलो जी, तो अभी हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म इतनी समझ ली है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको स्टडी करते हैं। अगर आप टेक्निकली देखो R12 या फिर R21, चाहे वो यहां से लेके यहां की बात करी हो, चाहे वो यहां से लेके यहां की बात करी हो, बिकॉज इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम दिया है, लेकिन है तो बराबर ही नहीं है भाई। R12 कब लिया है हम लोगों ने, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूं। मैं कह रहा हूं R12 कब लिया है, जब हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात करें तो आप बोल रहे हो कि यहां मैं खड़ा हुआ हूं, बताओ 2 कहां है, तो आपने R12 ले लिया। जब आप इस पे खड़े हुए फोर्स निकाल रहे हो F2 पे, तो आप बोलते बताओ 2 कहां है 1 के रिस्पेक्ट में, तो आपने ये वाला फोर्स वेक्टर ले लिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक ही डिस्टेंस को दो टर्म्स में लिख रहे हो। आप इस और इस सॉरी आप इस और इसके बीच के डिस्टेंस को दो तरीके से लिख रहे हो, बिकॉज उनकी डायरेक्शन उल्टी है, सेंस अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि R12 मैग्नीट्यूड वाइज R21 के बराबर ही तो है, लेकिन R12 वेक्टर माइनस ऑफ R21 वेक्टर है। R12 R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो एक का सेंस इधर है, एक का सेंस इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। तो अगर मैं इन दोनों को यूजिंग दीज टू इन इक्वेशन 1 एंड 2 कह दूं भाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, तो अगर मैं इनको इसमें डाल दूं, या फिर एक काम करते हैं ना, आप 1 1 में डाल देते हैं इसको, आप मैं ऐसे लिख देता हूं यूजिंग अबव इन इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 किस चीज की है, F12 की है बेटा, तो F12 की वैल्यू कितनी आ गई, F12 का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 डिवाइड बाय नीचे क्या है R12 क्यूब मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लिख दो, ये वाला कितना आ गया, ये आ गया कितना, ये आ गया R21 क्यूब। सही है भाई, मैग्नीट्यूड की जगह मैग्नीट्यूड रख दिया। अब यहां पे कौन है R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर की जगह क्या लिख दिया, माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो एज ए रिजल्ट ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ
k q1 q2 डिवाइड बाय r21 क्यूब r21 वेक्टर, यानी मेरे पास ये रिजल्ट निकल कर आया। और अगर मैं ध्यान से देखूं, ये तो मेरा F2 नहीं बन गया, F21 नहीं बन गया ये वाला। तो यूजिंग 2 हमें साफ दिखाई दे रहा है कि F12 की वैल्यू माइनस ऑफ F21 होगी। और ये प्रूफ हो गया हमारा कूलम्स लॉ कि साहब 1 ने 2 पे अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 ने भी 1 पे 2 न्यूटन का फोर्स ही लगाना है, यानी कूलम्स लॉ भी न्यूटनियन नेचर का है। देखो ये चीजें ना एनसीईआरटी की लाइनों में छुपी होती है, जो मैं निकाल निकाल के खरीद के आपके सामने लेके आता हूं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर 1 पे 2 ने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 2 पे 1 भी 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। दैट एक्चुअली सिग्निफाइज व्हाट? It actually signifies what? This signifies therefore Coulomb's law. Coulomb's law follow Newton's third law. Newton's third law. Therefore, it is a Newtonian nature. Newtonian in nature. वो न्यूटनियन है नेचर में। तो ये जो एक पार्ट है वेक्टर फॉर्म का, अब देखो ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा इसकी डिबेट आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो ये पढ़ा रहे हैं क्या ये आपको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। अब मुझ पे तो छोड़ दो, कुछ सारे खुद सोच लोगे। जब मुझ पे विश्वास किया है तो मुझ पे रहने दो। ये आएगा नहीं आएगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आगे की समझ के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे रोक लेते हैं, वेक्टर फॉर्म हमने पूरी कर ली है। और अगली क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे छोटा सा, और फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए इसे रिवाइज करें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।